हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और हम जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना था एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सीरीज चल रही है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आप प्रीवियस के 7 लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा, और जो पहले से मुझे देख रहे हैं आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 की ओर। और आज हम कवर करने वाले हैं आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा चर्चित राइट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों ये आप सभी लोग जानते होंगे आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक की दिया गया है, और चारों ही आर्टिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार एज इट इज आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये आर्टिकल 27 से रिलेटेड, आर्टिकल 26 से रिलेटेड। तो आज हम ये जानेंगे कि धर्म से रिलेटेड हमारा क्या राइट संविधान रिकॉग्नाइज करता है, और अगर हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहें तो भी क्या हमारे पास वो राइट अवेलेबल रहता है। कन्वर्जन के एस्पेक्ट में हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, और साथ ही रिलीजियस डिनोमिनेशंस क्या होते हैं, ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जो भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक बेस सेट हो जाएगा, और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए सारे केस लॉज जो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। वी आर गोइंग टू कवर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कहीं ना कहीं मेंशन है वो हमें दोस्तों प्रीएम्बल में भी देखने को मिलता है। प्रीएम्बल में भी देखने को मिलता है अंडर द वर्ड सेक्युलरिज्म, अंडर द वर्ड सेक्युलरिज्म। अच्छा, हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने कमेंट्स देखे दोस्तों आप लोगों के कि मैम हिंदी में पढ़ाइए। देखिए भाई, आप जो भी हैं हिंदी में मैं कन्वर्स कर सकती हूँ, इंग्लिश में हम कन्वर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं या जो कंटेंट, जो मटेरियल हम आपको देते हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही देते हैं। तो डेफिनेटली विद टाइम ये चेंजेस आएंगे, और एक टाइम आएगा जब हमारा प्योर हिंदी बैच भी होगा आप सभी स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए। सो डोंट वरी ऑन दैट, वो भी बहुत ही जल्द होने वाला है। बट फिलहाल के लिए हमारा जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। कॉन्वर्जेशन जो है, जो डिस्कशन हम करते हैं, जो टॉपिक्स हम समझते हैं, ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं। यानी कि आप देखोगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही शब्दों का मिक्सचर होता है। ज़्यादातर यार जो कॉमन लैंग्वेज होती है वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड चर्चा करी गई है, जिनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और मेजरली एक्सप्लिसिटली या एक्सप्रेसली कहाँ पे मेंशन्ड है, ये फंडामेंटल राइट है हमारी आर्टिकल 25 से लेकर के 28, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हम इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन के ग्राउंड पे। ये भी हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लेट अस जस्ट बिगिन विद दिस सेशन। सबसे पहले हम सेक्युलरिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे। यहाँ पे सेक्युलरिज्म जो हमारे देश में फॉलो किया गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो इनरिलीजियस हो जाएगा, यानी कि उसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम हर एक धर्म को बराबरी से रिस्पेक्ट देंगे भारत में। आर्टिकल 25 से 28 कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ राइट्स कन्फर करता है रिलीजन से रिलेटेड, और साथ ही आर्टिकल्स रिलीजियस एक्टिविटीज को भी प्रोटेक्ट करता है स्टेट इंटरफेरेंस से। यानी कि गवर्नमेंट कोई ऑर्डर ला के आपकी रिलीजन की राइट को अगर प्रोहिबिट कर रहा है या वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में हमारी ये फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल गार्ड की तरह सामने खड़ी है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी होती है सरकार की, स्टेट की, ये भी सेक्युलरिज्म का एक भाग, एक पार्ट है दोस्तों। और इंडिया का या भारत की सरकार का या गवर्नमेंट का जो रूलिंग पार्टी है या जो हमें रूल कर रही है, उनका एज सच कोई धर्म नहीं होता, सबको बराबरी से देखा जाता है। और साथ ही यहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया हो। चलिए
आगे आइए, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक लैंडमार्क केस। दोस्तों आपने सुना होगा इसके बारे में, इस केस के बारे में भी। एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1994 का। एसआर बम्बई का केस हम लोग आपके आर्टिकल 356 के एस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस केस में 9 जजेस की बेंच थी और सेक्युलरिज्म को उन्होंने डिस्कस किया। जस्टिस सावंत थे, उन्होंने कहा रिलीजियस टॉलरेंस जो होती है, रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस्लाम धर्म में कुछ उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं या उनके कुछ एसेंशियल्स हैं, हिंदुइज्म में यानी कि सनातन धर्म में कुछ एसेंशियल्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी में कुछ एसेंशियल्स होते हैं। तो स्टेट के एस्पेक्ट से जो हमें लोग गवर्न कर रहे हैं, ऊपर जो बैठे हैं हमें गवर्न करने के लिए, उनके लिए उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो हर एक रिलीजन को हम एक तरह से टॉलरेट करेंगे, यानी कि हम रिस्पेक्ट देंगे, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे और हम एक्सेप्ट करेंगे जो आपके प्रैक्टिसेस है, एसेंशियल प्रैक्टिसेस है। जुडिशरी के पास भी यहाँ पे कई बार पावर आ जाती है देखने के लिए कि क्या आपके रिलीजन के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर आ रहा है, जो अभी हम आगे देखेंगे। बहुत सारी चीजों को एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जज किया जाता है। सो रिलीजियस टॉलरेंस और इक्वल ट्रीटमेंट हर धर्म का और उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप का प्रोटेक्शन जो है, ये एसेंशियल पार्ट है सेक्युलरिज्म को, जो हमारे संविधान में इंश्राइंड है। प्लीज यूज दिस, यू कैन यूज दिस कोट। सेक्युलरिज्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डाला हुआ है आज के ही सेशन में, तो आप सीधे सीधे डाल सकते हैं जस्टिस सावंत हैज सेड इन एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट दिस एंड दिस, रिलीजियस टॉलरेंस की बात और सेक्युलरिज्म के अंदर क्या क्या कवर्ड है। So while the citizens of this country are free to profess, propagate and practice religion, faith, belief, जो भी उनकी मर्जी है, so far as the state is concerned, that is from the point of view of the government or the state, the religious faith, जो धार्मिक faith होता है, आपकी जो चेतना होती है या जो आपका belief होता है of person is immaterial, हमें इससे मतलब नहीं है। यानी कि जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्रिमंडल है, जो प्रेसिडेंट है, एवरीबडी हुज गवर्निंग अस, द गवर्नमेंट हुज गवर्निंग अस, द स्टेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो स्टेट के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, स्टेट के लिए आप खाली एक पर्सन, एक एंटिटी हो। आप किसी भी XYZ धर्म को फॉलो कर रहे हो, हम अंधे हैं इस मामले में। आप हमारे लिए क्या हो, एक सिटीजन हो, एक नागरिक हो, बस, राइट। Immaterial for state, all are equal and are entitled to be treated equally. This has been said in SR Bommai case. SR Bommai केस पे सेक्युलरिज्म पे कुछ कहा गया था, ये आपके जो मेंस का रूम होगा ना, हर बच्चा जान रहा होगा। लेकिन सेक्युलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा गया, ये सिर्फ आप जानोगे अगर आप इन चीजों को लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ये मैं आपको प्रियम्बल में बता चुकी हूँ, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में फॉलो करा है। और एसआर बोम्मे के केस में सेक्युलरिज्म को दोस्तों हमने कहा इट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ अ स्टेट कैन नॉट फुलफिल फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 356 में भी इन्वोक्ड। ये भी एसआर बोम्मे के केस में कहा गया। आगे आ जाइए दोस्तों। तो यहां पे हमने कुछ शब्द देखे थे, 3 शब्द देख रहे हो आप लोग, दिख रहा है ये 3 शब्द, प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस। प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस, ये 3 जो शब्द हैं ये हमें कौन से आर्टिकल में मिलते हैं, क्यों बताइए, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 इसके बारे में बात करता है। ये देखिए, रीड करिए, इसको रीड करिए, बैरक से रीड करा करिए। जब आपके स्क्रीन पे दिखे आर्टिकल तो उसको रीड करने की कोशिश करा करिए, और इसे मंद बुद्धि मत बन के बैठा करिए आप लोग। आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है जानते हैं? अंतर आत्मा, जो मेरी चीज कहती है, जो मेरे एकदम चेतना से निकल के आता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है लेकिन उसकी चेतना हमेशा जिंदा रहती है। वो जो चेतना होती है ना, वो जो कॉन्शियंस उसको कहा जाता है, उसी चीज को हम कॉन्शियंस कहते हैं। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस हमें मिला है, उसके साथ एंड वर्ड है दोस्तों, एंड फ्री प्रोफेशन,
प्रोफेशन मतलब जॉब करना नहीं, प्रोफेशन मतलब प्रोफेस करना, स्प्रेड करना, बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से बताना कि हमारे धर्म के बारे में ये सारी चीजें बढ़िया हैं। प्री प्रोफेशन प्रैक्टिस करना और प्रोपगेट करना। प्रोफेस का मतलब ये भी होता है कि हमने किसी चीज को मान लिया, हमने उस चीज को सही मान लिया, उस चीज में हम ढल गए। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू नो द मीनिंग। सो आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा आर्टिकल कहता है, वर्ड देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल पर्सन्स वर्ड यूज किया गया है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड, मतलब बराबरी से हक मिला है किस चीज का, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का, एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको बता दूंगी अच्छे से। कॉन्शियंस, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि इंसान कोई खत्म हो जाता है उसके बाद भी उसकी चेतना, उसका कॉन्शियंस जगा रहता है, तो कॉन्शियंस को हम उस एस्पेक्ट में भी देखते हैं कि मेरे चेतना कहती है कि ये एक्स धर्म मुझे फॉलो करना है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी चेतना ये कह सकती है कि मुझे कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना है, वो भी कॉन्शियंस के अंदर आता है, मेरा दिल नहीं मानता है। माइट भी मैं उस फैमिली में जन्म लिया हो मैंने जिसमें ये एक्स रिलीजन फॉलो किया जाता है, लेकिन मेरा कॉन्शियंस नहीं मान रहा है, मेरी चेतना नहीं मान रही कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करूं। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होता है कॉन्शियंस का मतलब। आइए, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। आर्टिकल 25 में इन तीनों शब्दों को यूज किया गया है। कॉन्शियंस मैंने बता दिया, तो अपनी चेतना, अपनी बिलीफ में जो मेरी मान्यता है उसको मानना मेरा फ्रीडम है। मेरा दिल क्या कहता है, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू बिलीव इन रिलीजन, मैं मानती हूं इस रिलीजन में, मैं फॉलो करूंगी जो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी रिलीजन फॉलो करते हैं, या फिर मैं कोई नया बिलीफ फॉलो करना चाहता हूं या चाहती हूं, या मुझे इनका रिलीजन फॉलो नहीं करना है। ये भी चेतना के अंदर, कॉन्शियंस के अंदर आपके आता है। दोस्तों, प्रोपगेट करने का मतलब क्या होता है? प्रोपगेट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को स्प्रेड करते हैं, जब हम किसी चीज को लोगों में बताते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ रही है, लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था, तो मैंने आर्टिकल 2 और 3 को आपस में, मतलब उसको आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा। आई गॉट कंफ्यूज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो प्रोपगेट की हम बात कर रहे थे, जब हम डिस्कस करते हैं किसी चीज के बारे में, हम स्प्रेड करते हैं, उसको हम प्रोपगेट कहते हैं। रिलीजन के एस्पेक्ट में जब देखोगे आप, जब रिलीजन से इसको लिंक करोगे तो इसका मतलब ये होता है जब हम अपनी धार्मिक प्रथाओं के बारे में, जब हम अपने धार्मिक टीनेंट्स के बारे में, जैसे आप हो, आप अपने रिलीजन के बारे में जब लोगों को बताओगे कि मेरे रिलीजन में ये सारी चीजें होती हैं, तो इसका मतलब आप अपने रिलीजन का प्रोपगेशन कर रहे हो। टू डिस्कस, स्प्रेड एंड प्रमोट एंड ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ पीपल, लोगों को हम बता रहे हैं। जब हम लोगों को बताते हैं कि हमारे रिलीजन में ये टीनेंट्स हैं, ये प्रैक्टिसेस, ये बिलीफ, ये प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपसे मैं सवाल आगे पूछूंगी, क्या प्रोपगेशन में कन्वर्जन आता है? हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई मेरे रिलीजन में ये अच्छाई है, मेरे रिलीजन में ये अच्छाई है, मेरे रिलीजन में ये अच्छाई है। फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया, क्या मेरा ये राइट आर्टिकल 25 के अंदर है कि मैं उसको कन्वर्ट करवा लूं? क्या मैं उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करा लूं? क्या ये मेरा राइट है? ये चीज अभी हम आगे डिस्कस करें। प्रोफेस करने का मतलब जब हम किसी चीज को अपने दिल में उतार लेते हैं और हम उसको मान लेते हैं, हमने मान लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि मान के चलिए एक लड़का था ए, वो कहता है कि मेरा जन्म मेरी माता पिता जो है एक्स रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं वाई रिलीजन को फॉलो करूंगा। तो जब वाई रिलीजन को फॉलो किया, या एक्स ही रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से रिलीजन को जब पूरी तरह से वो मान लेता है, कहीं ना कहीं उसने अनाउंस कर दिया कि भैया मैं इसी रिलीजन का हूं, इसका मतलब उसने प्रोफेस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अफर्म कर लिया और अनाउंस कर दिया, उसको सच मान लिया, प्रोफेस कर लेना। और प्रैक्टिस का मतलब फॉर एग्जाम्पल सनातन धर्म में आप पूजा करते हो, आपका सफाई रहना, आपका अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना और वेदास को फॉलो करना, आपकी जितने भी पूर्वजों ने जो जो चीज़ें आपको दी हैं उनको पूरी तरह से मानना,
और जो सारे टीनेट्स हैं सनातन धर्म में, इस्लामिक धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, तो जब आप उन सारी चीज़ों को करने लगते हो तो इसका मतलब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, पूजा पाठ आप कर रहे हो, आप दान कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस में आती हैं। ठीक, आगे आ जाइए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये जो राइट आपने अभी देखा, ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस and the right freely to practice, propagate and profess religion of their own choice. They can do that under Article 25 of the Constitution. Whether there are any exceptions to it, क्या इसके अंदर कुछ exceptions देखने को मिलते हैं? Exceptions का मतलब क्या होता है? What do you understand by the term exceptions? यानी कि ये तो हमने right कह दिए, बता दिए ये right है, अरे इसके विरुद्ध भी हम कोई चीज कहते हैं, कोई चीज इसके ऊपर बाधा डाल सकती है? जी हाँ, बाधा डाल सकती है, रुकावट डाल सकती है। आपकी इस आपके धार्मिक राइट पे रुकावट डाला जा सकता है बाय दी ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, या इनमें से कोई भी ग्राउंड, या इनमें से कोई भी ग्राउंड। जैसे कि हम पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, मैंने आपको एक क्लास में और एग्जाम्पल दिया था न्यू वायलेंस का, अभी हाल ही में हुआ है। तो क्या हुआ वहां पे, आप देखें, रिलीजन से रिलेटेड स्पीचेस दी जा रही थी जहां पे अफरा तफरी मच गई, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मतलब मुठभेड़ हुई और बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला। उससे क्या होता है, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, हाल ही में जो आपका मस्जिदों से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, जो संभल में चल रहा है, उससे क्या हुआ, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। और पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए फिर पुलिस कुछ भी कर सकती है, आपका रिलीजन का राइट नहीं रहा। फिर उसके बाद मोरालिटी। अब देखिए, मान के चलिए जैसे मंदिर है, मस्जिदें हैं, चर्च है, तो उसमें हमने सबको राइट दिया हुआ है, आप लोग आइए, आप लोग आ सकते हैं, प्रे करिए, अपने जिसको भी आप मानते हैं अपने गॉड से प्रे करिए, ठीक है। भारत में सबके पास आर्टिकल 25 के अंदर राइट है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मंदिर या मस्जिद में कोई महिला है जो एक बालिश का इतना बड़ा खाली मिनी स्कर्ट पहन के जा रही है, इतना मिनी स्कर्ट पहन के जा रही है, छोटा सा टॉप पहन के जा रही है, मेकअप करके जा रही है, बिना कोई चुन्नी लिए जा रही है, तो आप एक बात बताओ, मोरालिटी क्या कहती है? अभी मुझे याद आ रहा है, अक्षरधाम टेम्पल था, कोई टेम्पल था जिसमें प्रपोजल्स बहुत होते थे, प्रपोजल वीडियोस बड़े वायरल होते थे, तो वहां पे सरकार ने रोक लगाई, एक ऑर्डर इशू, सर्कुलर जारी किया कि भाई ऐसे वारदात नहीं होंगे और मोबाइल फोन अलाउ नहीं करेंगे हम। क्यों? अरे मोरालिटी को हिट कर रहा है। आप कह रहे हो आपका रिलीजन का राइट है एंटर करने को, एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद आप क्या कर रहे हो, भाई मंदिर में जाने को अलाउ क्यों कर रहे हैं? ताकि आप पूजा पाठ करो ना। आप क्या कर रहे हो? ये मतलब पुजारी जी या जो इमाम है, जो प्रीस्ट है, उनका मतलब क्या होगा, वो आपको इस अवस्था में देखेंगे। देखिए, आप ये भी एक्सप्रेस, अब वो बोलेंगे आर्टिकल 19 में मेरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। जैसे आर्टिकल 19 के अंदर वो जो दिल्ली मेट्रो वाला हादसा हुआ था, जो दिल्ली मेट्रो में एक महिला को देखा गया था, वो पब्लिक में बैठे हैं आप, तो क्या वो कह सकते हैं मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका है? भाई बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, आए दिन रील चलती हैं, तो क्या वो कह सकते हैं कि मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका है? भाई ऐसे में आपको यहाँ पे रोक दिया जाएगा और आप पे मोरालिटी के ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। मंदिरों में आप ऐसा ना करें, एटलीस्ट थोड़ा लिहाज करें हेल्थ के ग्राउंड पे। उसी तरह से जिस तरह से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हेल्थ कई बार ऐसी इफेक्ट हो जाती है लोगों की कि फॉर एग्जांपल किसी रिलीजन में मान के चलिए कहा जाता है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, किसी भी रिलीजन में जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, बच्चों की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, तो ऐसे में ऐसी राइट पे आपके रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किया जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 25 के अंदर, और 25 के अंदर हमारी राइट्स क्या हैं। अब इसमें दो क्लॉजेज, हम ये तो एक क्लॉज हमने देख लिया, दूसरा क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए उसको भी एक बार देख लिया जाए। आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 है दोस्तों,
आर्टिकल 25 का क्लॉज 2A और क्लॉज 2B दोनों एक इंपॉर्टेंट बात हमें बताते हैं। आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 कहता है कि आर्टिकल 25 शैल नॉट अफेक्ट, आर्टिकल 25 से प्रभाव नहीं पड़ेगा, सॉरी, किसी भी कानून पे, शैल नॉट अफेक्ट एनी लॉ और रिस्ट्रिक्ट द स्टेट, किसी भी कानून पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। स्टेट यहां पे हम आर्टिकल 12 को मानते हैं, ठीक है, और स्टेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि वो कोई कानून बनाए, ठीक है, किससे रिलेटेड कानून बनाए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए स्टेट जो है वो कानून बना रहा है रेगुलेट करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। रेगुलेशन का मतलब क्या है? चेक्स करना, चेक्स एंड बैलेंस रखना, चेक करना, रेगुलेट करना, रूल्स बनाना, ये सारी चीजें करना। रिस्ट्रिक्ट करना यानी कि रुकावट डालना। तो रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट स्टेट चाहे तो वो कर सकता है किसी भी इकोनॉमिक, किसी भी फाइनेंशियल, किसी भी पॉलिटिकल या कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी है जो आपकी उस रिलीजियस प्रैक्टिस से लिंक्ड है। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, जैसे कि कोई कमर्शियल पर्पसेस है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने धर्म के अंदर, आप अपने धर्म की राइट के अंदर कोई ऐसा कमर्शियल बिजनेस चला रहे हो, कोई ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हो जिससे आपको अनवांटेड गेन्स हो रहे हैं, स्टेट को खबर लग गई, स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये स्टेट कानून बना के कर सकता है, लॉ बना सकता है, या तो बना हुआ हो लॉ, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता आर्टिकल 25, या स्टेट कोई कानून बनाएगा आपके उस राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ये किया जा सकता है दोस्तों। फिर इसका क्लॉज बी देखिए क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी देखिए क्या कहता है, सब क्लॉज बी सॉरी, कहता है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर और ओपनिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने देखा कि आपका मंदिरों को कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले बहुत होता था जहाँ पे छुआछूत या अनटचेबिलिटी फॉलो किया जाता था, जो वर्ण सिस्टम था आपका, वहां पे ये बहुत देखा जाता था कि एक मंदिर में सिर्फ यही लोग जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, वही लोग जा सकते हैं। तो आर्टिकल 25 के अंदर स्टेट चाहे तो ये लॉ बना सकता है कि भाई ये जो रिलीजियस जगह है या ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये सबके लिए ओपन किया जाए। क्यों कर रहे हैं हम? सोशल वेलफेयर कर रहे हैं इसके लिए। क्या कर रहे हैं हम? इसके लिए सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। फिर दोस्तों आप देखेंगे अपनी बेयर एक्ट में तो आर्टिकल 25 के अंदर एक तो 6 से रिलेटेड प्रोविजन डाला हुआ है और एक बताया गया है कि हिंदूज कौन होंगे, हिंदूज कौन होंगे ये भी आपको आर्टिकल 25 के अंदर बताया गया है। तो 6 से रिलेटेड जो डाला गया है प्रोविजन, उसमें ये कहा गया है 6 के लिए देखिए 5 चीजें एसेंशियल होती हैं, देख लीजिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो कंघा, कचेरा और कड़ा और किरपान और एक और चीज। तो ये 5 एसेंशियल्स होते हैं आपके इनके 6 के। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि अगर कोई सिख है जो किरपान कैरी कर रहा है वो उनके सिख रिलीजन के प्रोफेशन के अंदर माना जाएगा कि उन्होंने प्रोफेस कर लिया। जब प्रोफेस करेंगे, जब हम अपने धर्म को माने ले रहे हैं, तो अगर हम कोई किरपान लिए या हमारे धर्म में जो एसेंशियल दिया गया है उसको अगर हम लिए, ये भी प्रोफेशन के अंदर माना जाएगा। कनाडा का मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है। कनाडा यूनिवर्सिटी का एक सिख स्टूडेंट था जिसको एकदम से यूनिवर्सिटी के लोगों ने घेर लिया कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या है। किरपान देख के लोग घबरा गए, लेकिन ये उनके रिलीजन के अंदर इंक्लूडेड होता है, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 25 में मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे हिंदूज को डिफाइन किया गया है कि हिंदूज कौन कौन होंगे। वो लोग जो जैन, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन को जो प्रोफेस करते हैं उनको हिंदूज आर्टिकल 25 में दोस्तों माना गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इसके बाद हमें क्या निकल के आ रहा है, पूरा समरी निकल के ये आ रही है कि आर्टिकल 25 जो है 4 चीजों के बारे में बात करता है। एक तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, दोस्तों मानते हो नहीं मानते हो आप लोग, ये इनर फ्रीडम है हर पर्सन का, जो उसके गॉड के साथ जो उसका रिश्ता है उसको मोल्ड करता है इन वॉट एवर मैनर ही लाइक्स।
ही कैन हैव एनी काइंड ऑफ बिलीफ और फेथ, मान सकते हो नहीं मान सकते हो, मानना हो मानो, नहीं मानना है ना मानो, सब प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 25 में। दूसरी चीज, प्रोफेस द राइट टू डिक्लेयर फ्रीली एंड ओपनली वंस फेथ, हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई हम एक्स रिलीजन को फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज, राइट्स एंड रिचुअल्स, प्रोपोगेट करने का, स्प्रेड एंड पब्लिसाइज। रिलीजन इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो दैट। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। आगे आ जाइए। अब देखिए हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं जिनका लेवल बहुत ज्यादा अभी नहीं है, LLB का लेवल है, तो भाई आप लोग देख लो, केसेस आपको देखना है। वैसे आपका मतलब वो जो ना बैक एंड पे जो आपका माइंड है ना, उसको डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज को जब 10 बार पढ़ोगे तब ना समझ में आएगी, एक बार समझने में पढ़ने में नहीं समझ में आएगा। अब ये केसेस ऐसे हैं कि इनके बिना कैसे आगे प्रोसीड करें। अब आर्टिकल 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मिल गया। क्या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, क्या सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस XYZ रिलीजन तुम जो भी फॉलो करते हो, तुम्हारी जो भी प्रैक्टिस है, क्या वो भी आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड है? प्रैक्टिस वर्ड के अंदर क्या क्या आएगा? तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आए जिसके थ्रू एक टेस्ट डेवलप किया गया कि एक धर्म के प्रैक्टिसेस तो चलिए हमने प्रोटेक्ट कर लिया आर्टिकल 25 में, लेकिन हम सिर्फ वही प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा एसेंशियल होंगे। इसीलिए इस टेस्ट का नाम रखा गया एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। हमने प्रैक्टिसेस तो मान ली आपकी, लेकिन आपके धर्म से रिलेटेड क्या हर प्रैक्टिस आएगी? नहीं, सिर्फ वही प्रैक्टिसेस आर्टिकल 25 के अंदर कवर्ड या प्रोटेक्टेड होंगी जो एसेंशियल हैं आपके धर्म। यानी अगर उसको उस धर्म से निकाल दो तो आपका धर्म, योर रिलीजन विल फॉल टू द ग्राउंड। समझ में आया? आगे आइए। केस देखिए दोस्तों, ये है श्री लक्ष्मणा यतेंद्रुलु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1996 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। इस केस में कहा गया स्टेट, क्या हो गया भाई, स्टेट डज नॉट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इट प्रोटेक्ट्स ओनली एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन ओनली विथ रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट रिलीजन। आपके धर्म का ओरिजिन वहीं से हुआ है तब। एंड द टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ऑफ डिवाइडिंग इज ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द टेस्ट टू डिसाइड इज, क्या टेस्ट है? वेदर द कम्युनिटी ऑफ दैट रिलीजन feels considers essential or not. State can interfere with respect to other matters which are not essential part. आपके जैसे इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये तो आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 में हम लोगों ने देख ही लिया था कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो अपने रिलीजन के अंडर, वो उसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकता है। लेकिन एसेंशियल है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के ऊपर हमने छोड़ दिया है। हम टेस्ट के थ्रू ये भी देखेंगे कि लोगों को लग रहा है कि एसेंशियल है या नहीं है। लोगों का ओपिनियन भी बहुत जरूरी होगा, बिकॉज हियर वी फॉलो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। पहुंचा? आगे आइए, एक और केस देखेंगे। ये है, देखिए नाम तो मैं बहुत ही डेंजर है, 1972 का तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु से रिलेटेड केस था, HH श्रीमद का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ध्यान दीजिएगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, ये आप जरूरी नहीं है केस का पूरा साइटेशन मेंशन करें, इन 1972 सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन्ड, ये भी लिख सकते हो। आपको क्या समझ में आया है टॉपिक पढ़ने के बाद, ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ रिलीजन or religious practice has to be decided by the courts with reference to the doctrine of a particular religion and includes practices which are regarded by the community as a part of the religion। यानी कि religion से linked उसकी practices, और ये जो practices हैं ये एसेंशियल है नहीं है, ये बताने के लिए कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कम्युनिटी? वी द पीपल, वी आर द कम्युनिटी।
तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे बताएंगे? कम्युनिटी को लेना, यहाँ पे उनका ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होगा। इस केस से भी निकल के आता है। आगे आइए, फिर देखिए दूसरा केस है, ये है 1954 का, कैलकाटा हाई कोर्ट का है, जगदीश्वरानंद वर्सेस पुलिस कमिश्नर। इस केस में क्या कहा गया था मैं बताऊं आपको। आप जानते हैं ना, आनंद मार्गीज तांडव डांस करते हैं, तो 1954 का ये वर्डिक्ट है जिसमें कहा गया कि जो तांडव डांस आनंद मार्गीज के द्वारा किया जाता है, पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं जाके, और अवस्था उनकी कैसी होती है, इसको देखते हुए यहाँ पे कहा कि ये एसेंशियल या रिलीजियस राइट्स नहीं है, नॉट एसेंशियल और रिलीजियस राइट्स टू बी परफॉर्म, पब्लिक प्लेसेस पे आप ना करें। फिर उसके बाद ये देखिएगा केस एक, ये कैलकाटा हाई कोर्ट का। कैलकाटा हाई कोर्ट ने मसूद अहमद के केस में कहा कि जो लाउड स्पीकर आप यूज करते हो, इससे रिलेटेड हमारे रिसेंट भी वर्डिक्ट थे। तो लाउड स्पीकर जो आप अजान के लिए यूज करते हो, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है मुस्लिम रिलीजन का। यानी कि आपको देखिए, इस्लामिक धर्म में आप देखोगे 5 एसेंशियल्स होते हैं। एक होता है आपका द कलमा, यानी कि शहादा उसको कहा जाता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द गॉड, जब आप शहादा लेते हो। फिर उसके बाद इसको कलमा भी कहते हैं। फिर उसके बाद होता है नमाज, यानी कि जब आप प्रे करते हो, 5 टाइम्स प्रेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद होता है रोजा, यानी कि जब आप फास्ट करते हो। फिर उसके बाद आता है चैरिटी। ये एसेंशियल्स हैं। इन पिलर्स, इनमें से कोई एक भी पिलर अगर आपने माइनस कर दिया दोस्तों, तो इस्लामिक धर्म पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये एसेंशियल्स हैं, 5 धर्म होते हैं, 5 एसेंशियल्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या, शहादा, नमाज, रोजा, ज़कात कहा जाता है चैरिटी को, और फिर लास्ट है पिलग्रिमेज, हज। अच्छा, ये एक सीक्वेंस भी है कि भाई आपने मान लिया इस्लामिक धर्म को, फिर उसके बाद आप पता भी तो लगे कि आप मान रहे हो, तो आप प्रे करोगे। प्रे नहीं करोगे तो क्या ही फायदा फिर उसके बाद आपको फास्ट करना होगा, फिर आप चैरिटी दोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया है और आप चैरिटी नहीं कर रहे हो तो आप पिलग्रिमेज पे जा सकते हो। ये अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी धर्म में। तो इससे बेटर है कि आप चैरिटी दो, खूब चैरिटी दो, और उसके बाद आप पिलग्रिमेज पे जाओ। ठीक है, तो अजान तो कहीं पे इन 5 इंटीग्रल पार्ट्स में, एसेंशियल्स में नहीं देखने को मिलता है, हमें पिलर्स में नहीं देखने को मिलता है। पिलर का मतलब क्या है, नींव है। अगर एक पिलर हटा दिया तो डगमगा जाएगा रिलीजन। तो कहा कि लाउड स्पीकर पे अजान, भैया नमाज आप पढ़ो ना, उसके लिए आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहो कि अजान जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, तो उस पर डाउट है। चलिए आगे आइए। फिर एक केस देखेगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासुअप्पा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देयर वाज अ बॉम्बे प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट विच प्रोहिबिट्स बाइगमिस मैरिजेस बाय हिंदूज। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट आया नहीं है। हिंदूज क्लेम दैट बाइगमिस मैरिज इज देयर रिलीजियस राइट्स, कर सकते हैं, एंड चैलेंज इट वॉयलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के सामने क्वेश्चन था, वेदर पॉलीगमी टू हैव अ नेचुरल सन इज रिलीजियस राइट और नॉट। क्या पॉलीगमी करना, यानी कि एक से ज्यादा अधिक शादी करना, सिर्फ इसलिए कि आपका पुत्र हो जाए। एक बार मैं पढ़ रही थी, एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पे मैंने देखा कि जो पिंडदान होता है एक, तो वो पुत्र ही कर सकता है। तो ये जो प्रथा थी कि अब उस टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट लीगलाइज तो हुआ नहीं था मोनोगेमी, तो कहा हम दूसरी शादी करेंगे ताकि मेरा एक बेटा हो। तो क्या ये क्वेश्चन डिटरमाइन किया जा सकता था हाईकोर्ट के द्वारा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक्ट वाज वैलिड एंड द बर्थ ऑफ नेचुरल बॉर्न सन इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, फर्दर सो आफ्टर क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अडॉप्शन। अब अडॉप्शन आ चुका है, अडॉप्शन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका दान, जो आपका पिंडदान है, वो आपका अडॉप्टेड पुत्र भी कर सकता है, क्योंकि वो सेम राइट्स को अक्वायर कर लेता है। आपको समझ आ रही बात? चले आगे आइए। अब देखिए, एक केस है दोस्तों MH कुरैशी का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें जो बकरीद फेस्टिवल होता है इस्लामिक धर्म में, इसमें जो काउ सैक्रिफाइस से रिलेटेड एक जजमेंट था, इसमें कहा ये ऑब्लिगेटरी एक्ट नहीं है टू एग्जिबिट हिज राइट टू बिलीफ एंड आइडियाज। दैट मीन्स ये एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लामिक धर्म का, ये ऑप्शनल है मुस्लिम्स के लिए कि आप सैक्रिफाइस करें गोट को,
या 7 गोट्स को, काओ को, कैमल को, किसी चीज को भी सैक्रिफाइस करने का ये जो है ये कोई आपका एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये हदिया में जो एसेंशियल रिलीजियस टेक्स्ट है मुस्लिम्स का उसमें भी कंटेंड है, इमेज कुरैशी के केस में कहा गया। फिर उसके बाद एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1995 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का इस्माइल फारूकी का केस। इस केस में कहा गया कि जो राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस है did not necessarily include right to acquire or own property and it also did not exclude at any and every place। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास राइट टू प्रैक्टिस है और प्रोफेस करने का राइट है, इट डज नॉट नेसेसरली इंक्लूड द राइट टू अक्वायर और ओन प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो डिड नॉट एक्सक्लूड एट एनी एंड एवरी प्लेस। कन्वर्जन टू अदर रिलीजन बाय फोर्स एंड थ्रेट के बारे में बात करी गई थी। अ पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज रिलीजियस फ्रीडम so long as it does not conflict with other provisions of this part। आप अपने रिलीजियस फ्रीडम्स को एक्सरसाइज करो, लेकिन अगर अदर पार्ट से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। साथ ही कहा गया वन फंडामेंटल राइट ऑफ वन पर्सन मस्ट को एग्जिस्ट इन हार्मनी विद एक्सरसाइज ऑफ अनदर फंडामेंटल राइट ऑफ अनदर पर्सन। इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्टिकल 25 के अंदर अपनी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो और किसी और की आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हो, अलाउड नहीं है। आगे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों ये, रेवरेंट स्टैनिलॉस का केस 1977 का। इसमें इस केस में जो कन्वर्जन्स के बारे में बात करी गई थी और कन्वर्जन से रिलेटेड अभी एक मूवी भी आई थी, केरला स्टोरी जो मूवी थी, हालांकि उसको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में उसके फैक्चुअल डेटा को चैलेंज भी किया गया है, बट बहुत चर्चा का विषय रहा रिलीजियस कन्वर्जन। इन दिस केस रेफरिंग टू द वर्ड प्रोपोगेट, आर्टिकल 25 में कोर्ट ने कहा इट गारंटीज नॉट राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। आप बताओ लेकिन आप उसको कन्वर्ट मत करो, सिर्फ आप ट्रांसमिट करो, सिर्फ बताओ कि क्या है आपके रिलीजन के अंदर। कोई फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे नहीं है टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, बिकॉज इफ एनी पर्सन अंडरटेक्स टू कन्वर्ट अनदर पर्सन वुड इन्फ्रिंज ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जो सबको दिया गया है। भाई मेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिल किस चीज को मानता है, ये मैं जानती हूं ना। आप मुझे बताओगे 10 बातें और अगर आप मुझे मैनिपुलेट करो और फिर मैं कन्वर्ट करूं तो फायदा नहीं है, ये नहीं कवर्ड है। What is freedom for one is freedom for another in equal measure and there can therefore be no such thing as fundamental right to convert another person। forceful conversions भी नहीं आते और right to convert भी आपका अधिकार नहीं है to one's own religion। therefore सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा इस केस में एक एक्ट को वैलिड ठहराया अंडर आर्टिकल 25 which prohibits conversion of one into another religion by force, threat और force, threat, fraud या allurement के थ्रू अगर आप किसी को कन्वर्ट कर रहे हो। एक केस मुझे याद आ रहा है, जो बच्चे थे जेवोहा कम्युनिटी के और इन्होंने जो नेशनल एंथम था वो गाने से मना, ये मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको कराऊंगी, नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था, कहा मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ये हिट कर रहा है, तो स्कूल ने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इस चीज़ को जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट है उन बच्चों की और राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। नेशनल एंथम केस के नाम से इसको जाना जाता है। केस का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन। अब देखिए ये जो चीज मैंने आपको बताई थी अभी, सपोज अ रिलीजियस ग्रुप ओन्स अ चेन ऑफ बिजनेस, उसके खूब सारे बिजनेसेस हैं that are managed in a manner that raises concerns, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फंड्स इधर उधर हो रहे हैं, रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहे हो आप। इन सच अ केस द स्टेट अंडर आर्टिकल 25 कुड पास अ लॉ कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम रेगुलेट करेंगे जैसे सेबी करता है, करेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजियस एक्टिविटीज मीन स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कमर्शियल। ये आपके आर्टिकल 25 क्लॉज 2A से रिलेटेड, ठीक है। So management of property related with religious activities can be regulated by state। इसको श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी के केस में भी कहा गया था। All activity in or connected with the religious activities, सभी एक्टिविटीज जो कि रिलीजन, धार्मिक एक्टिविटीज से कनेक्टेड है, ऑर्डर इन टेम्पल कैन बी कंट्रोल बाय द स्टेट, ये कर सकता है स्टेट। आगे आइए,
याद रखेंगे इतने सारे केस? आप बताओ तो मैं आपको केसेस कराऊँ, वरना मैं सिर्फ बेयर एक्ट कराऊँ आगे के सेशन। जैसा आप बोलोगे आपका कही बात सर आंखों पर, बता दीजिएगा। देखिए बिना मैं क्या करूं, मेंस के लिए या आपके जुडिशरी की तैयारी के लिए हम यहाँ लफाजी थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ बैठे सिर्फ हम आपको खाली बेयर एक्ट खोल के सिर्फ बेयर एक्ट करा दें तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने फाउंडेशन के लिए जब करवाया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तब भी मैंने डिटेल में कराया था, अभी भी मैं डिटेल में करा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स अधूरे हैं। मैं आपको हाफ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। आधा आधा ज्ञान भी तो डेडली होता है ना दोस्तों। तो इसके बिना जिंदगी अधूरी है, फंडामेंटल राइट्स अधूरी है, आपकी तैयारी अधूरी है। इसीलिए बाकी जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे अपन, अपने को कुछ नहीं है। आगे आइए। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड भी हमारा प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए स्टेट चाहे तो कानून बना सकती है और उनको हम आर्टिकल 25 के वॉयलेटिव नहीं कहेंगे। एक केस था कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा अहिर का। इस केस में हरियाणा में एक कानून पास किया गया था जिसको क्वेश्चन किया गया। इस कानून में प्रिस्क्राइब कर दिया था कि पर्सन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच, उप सरपंच। इसको चैलेंज किया गया एज इन मुस्लिम रिलीजन, कोई लिमिट नहीं है बच्चों की और ये उनकी राइट को वायलेट करता है। हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस एक्ट को अपहेल्ड किया था ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड मोरालिटी। इस चीज को हम लोग देख भी लेंगे। एक और केस था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, वो भी मुझे याद आ रहा है। मैं आपको ना इसको कमेंट सेक्शन में एक बार अपडेट करवा दूंगी, इसको अपने लोग देख लेंगे। आगे आइए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी हटाने के लिए जैसे कि आर्टिकल 25 क्लॉज 2B के अंदर इट एनेबल स्टेट्स टू टेक स्टेप्स टू रिमूव स्क्राउज ऑफ अनटचेबिलिटी सो इट प्रोटेक्ट्स द टेम्पल फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप। और ये अनलिमिटेड राइट नहीं है। नो राइट टू क्लेम दैट द टेम्पल मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर ऑल आवर्स ऑफ नाइट एंड डे एंड ऑल्सो नॉट क्लेम टू परफॉर्म राइट्स एंड रिचुअल्स देयर एज पुजारीज आर देयर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सोशल वेलफेयर के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया। इसको आप हटा भी दोगे तो चलेगा। अब रीसेंट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में ये हिजाब रोज शुरू हुआ था और कर्नाटका के बाद कर्नाटका हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आता है। कर्नाटका हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया। फिर उसके बाद सिमिलर इंसिडेंट हम लोगों को बॉम्बे में देखने को मिला, जहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस पे रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में जब गया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कर्नाटका हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे आई थिंक स्टे लगाया गया और यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया, स्टे कर दिया गया महाराष्ट्र के जो डायरेक्टिव्स आए थे हिजाब बैन करने के लिए। तो ये करंट सिचुएशन है, पूरा देख सकते हैं आप लोग, तो देखिएगा ज़रूर। और शफीन जहान का केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम मैरिटल राइट्स की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। हदिया केस जो है, हदिया केस, तो ये भी वर्डिक्ट जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे आर्टिकल 26 पे। दोस्तों आर्टिकल 26 बड़ी प्यारी राइट्स देता है। अब हमने ये देख लिया कि एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या राइट्स हैं, धार्मिक अधिकार हमारे क्या है, हमने देख लिया। लेकिन क्या आर्टिकल 26 धार्मिक अधिकार एज पर इंडिविजुअल्स के अलावा भी कुछ लोगों को अधिकार दिए जाते हैं? तो आर्टिकल 26 कहता है सब्जेक्ट टू सेम एक्सेप्शंस लगे हैं यहाँ पे भी, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को, चाहे अब रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है दोस्तों, आप लोग समझ के चलिएगा। ये जो शब्द है हम बेरेट की लैंग्वेज को ही और ज्यादा इंटरप्रेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करते हैं, जो लिखा गया है कानून में उसी को इंटरप्रेट करते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगी। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन किसी भी सेक्शन का उसके पास राइट होगा, 4 राइट्स याद रख लीजिएगा। EMOA, क्या ऐसे याद कर लीजिएगा, EMOA ऐसे ही लिख देना भाई। ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसे याद कर लेना। जैसे ईमेल होता है वैसे ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। ई से एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशंस।
एम से क्या होगा, मैनेज कर सकते हैं ओन अफेयर्स, उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो आपने बनाया है उनके अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हैं रिलीजन के मैटर्स में। ओ से क्या होगा, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, और साथ ही उस संपत्ति को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। क्या हमने पढ़ा, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, फिर उसके बाद मैनेज कर सकते हैं ओन अफेयर्स, फिर उसके बाद ओन एंड एक्वायर कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है, एज इट इज लिखना है। ये स्लाइड जो मैं आपको दिखा रही हूं कहां गई, अभी दिखाती हूं, जस्ट अ सेकेंड, अभी मैं आपको दिखाती हूं। उस स्लाइड को आपको एज इट इज इसको लिखना है, एज इट इज, इतना हो जाएगा। देखिए जैसे रामकृष्ण मिशन है आपका, अब रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस डिनोमिनेशंस को डिफाइन नहीं करता है। कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियर ऑफ श्री शिरूर मठ के केस में इसको बताया गया, बड़ा हो गया। इस केस में बताया गया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। अ डिनोमिनेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि क्लास्ड हैं टुगेदर अंडर सेम नेम, नाउ ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पेसिफिकली स्पेशली अ रिलीजियस, धार्मिक सेक्ट होंगे या कोई ऐसी बॉडी जिसका कॉमन फेथ है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, एक आपका डिस्टिंक्टिव नेम होगा, अलग नाम होगा, जैसे कि रामकृष्ण मिशन। अब एसपी मित्तल के केस में फर्दर सेटल डाउन कर दिया लॉ ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर। क्या होगा डिनोमिनेशन का, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, उसका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगा, डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेम। इसको आप एरो बना के प्लीज तैयार कर लीजिए एज इट इज। और कुछ केसेस देखेंगे। ये द हिंदू रिलीजन, द फॉलोअर्स ऑफ रामानुजा नोन एज वैष्णवास, फॉलोअर्स ऑफ माधवाचार्य रामकृष्ण मठ डिनोमिनेट रिलीजियस डिनोमिनेशंस। मोहम्मदन्स में जैसे शिया, चिश्ती, सुन्नीस। एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया गया था कि जो औरोबिंदो सोसाइटी है ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। जोगिंदर सिंह के केस में कहा गया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था बेटा कि सिख कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड दे कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 26। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन कौन होगा ये भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओन एंड एक्वायर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अफेयर्स, ये जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट्स क्या क्या होती हैं, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अजीज बादशाह का केस था, इस केस में एएमयू से, अभी एएमयू का वर्डिक्ट आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो एएमयू हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्टैट्यूट एंड इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम्स एज सच, सो दे कैन नॉट हैव द राइट टू क्लेम मेंटेन द सेम। फिर दूसरा राइट क्या है, मैनेज मैटर्स ऑफ रिलीजन। द मैटर ऑफ रिलीजन इज नॉट लिमिटेड टू मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ but it extends to acts done in pursuance of religion and therefore contains a guarantee for naturals and observances, ceremonies, modes of worship which are regarded as integral part of religion। यानी कि उस religion को perform करने के लिए, उस religion को करने के लिए practices कौन कौन सी आती हैं, क्या क्या सारी चीज़ें observances होते हैं, क्या क्या ceremonies, रीति रिवाज होते हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। तो उस तरह से अपने religion को आप manage भी कर सकते हो। ये इस केस में कहा गया, अजीज बादशाह के केस में नहीं, दूसरा इसका मीनिंग था। बस ये आपको कुछ केसेस हैं ऐसे जो याद रखने हैं, ये तो भाई भूलना नहीं, एज इट इज इसको लर्न कर लो। फिर उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 को रीड आउट करिएगा दोस्तों। आर्टिकल 27 बड़ा बेहतरीन आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फ्रीडम, ये भी फ्रीडम ले डाउन करता है, as to payment of taxes for promotion of any particular religion। ठीक है, तो इसकी हेडिंग से हमें कुछ और समझ में आता है, आर्टिकल कुछ और कहता है, आइए बताते हैं। आर्टिकल कहता है no person shall be compelled to pay any tax जिस टैक्स के पैसे से द प्रोसीड्स ऑफ विच
are specifically appropriated in payment of expenses, खर्चा पानी का पेमेंट करने के लिए, for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denominations. एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है अनिल. अनिल एक्स जगह पे रहता है. एक्स जगह पे एक ऑर्डर पास किया गया. अनिल सहित पूरे जितने भी एक्स जगह के लोग हैं उनको टैक्स देना है 250 रुपए. 250 रुपीज एज टैक्स देना है. क्यों देना है? तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हमें फॉर एग्जाम्पल चर्चेस बनाने हैं. चर्चेस बनाने हैं और चर्च में जो प्रीस्ट हैं उनके खर्चे पानी देने हैं. इसके लिए आपको ये 250 रुपये देना है. तो आर्टिकल 27 कहता है कि अनिल को या किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कोई भी टैक्स देने के लिए. अब इस 250 रुपये से क्या हो रहा है? इस 250 रुपये से पैसा किसको जा रहा है? चर्च को, किसी प्रीस्ट के आप खर्चा पानी निकाल रहे हो. द प्रोसीड्स ऑफ इच, मतलब उस टैक्स से पैसे से क्या हो रहा है? स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, वो पैसा दिया जा रहा है खर्चा पानी देने के लिए फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लिए आप ये पर्टिकुलर रिलीजन है या फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई डिनोमिनेशन बना हुआ है उसके खर्चे पानी के लिए आप दिलवा रहे हो, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 27 कहता है. समझ में आई? आगे देखिए. आर्टिकल 27 is one of the essential consequences of secularism. टैक्स कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी होता है. टैक्स जब भी आप लगाते हो तो टैक्स अपने में ही वो ऐसा होता है कि आप कंपल्सरी पेमेंट करवा रहे हो. इफ द स्टेट एग्जैक्ट्स मनी, यानी कि पैसा लेता है, थ्रू हुज प्रोसीड्स आर असाइन्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, obviously the state favors, patronizes and supports that particular religion, hence ऐसे taxes prohibited है. भाई इसका मतलब वो स्टेट जो है, वो जो सरकार है जो चर्चेस बनाने के लिए कह रही है या चर्चेस के खर्चा पानी देने के लिए कह रही है, इसका मतलब आप फेवर कर रहे हो उसको, इसीलिए प्रोहिबिशन है. बट टैक्स और फीस में डिफरेंस होता है. ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है. डीजीएस जैसे स्टेट्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. टैक्स तो मना है, क्या फीस ली जा सकती है? टैक्स तो मना है, क्या फीस ली जा सकती है? फीस में कंपल्जन नहीं होता है, टैक्स में कंपल्जन होता है. टैक्स देना ही देना है. फीस हम तभी देंगे जब हम कोई चीज सर्विस लेंगे, गुड्स लेंगे. हमने पानी की बोतल खरीदी तो हमें पैसा देना पड़ेगा, वो फी है. जब हमें कोई पानी दे रहा है या हमें कोई खाना दे रहा है तो एक तरह से या किसी की सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम किसी पार्क में जा रहे हैं तो टिकट फीस होती है, चार्ज करी जाती है 10 रुपए 15 रुपए. क्यों? क्योंकि हम पार्क में जाके खेलने कूदने के लिए जा रहे हैं. तो फीस ली जा सकती है. जी हाँ, अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो आप फीस इंपोज करी जाएगी आपके ऊपर. ये आपका ऑप्शनल है, बट टैक्स इज मैंडेटरी. देखिए डिफरेंस क्या होता है. Distinction between tax and fees has been adhered in the context of this article also, so that fees for secular regulations can be charged for defraying expenses of administrative regulation. अनिल से पूछा जा सकता तुम्हें देना है या नहीं देना, हमें ये खर्चा निकालना है. आगे आइए. टैक्स एंड फीस में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है. टैक्स कंपलसरी होता है, फीस किसी सर्विस के लिए होती है. टैक्स कंपलसरी पेमेंट होता है, ये वॉलंटरी पेमेंट होता है. अगर टैक्स इंपोज किया जा रहा है किसी पर्सन के ऊपर, उसको वो देना ही देना है, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. लेकिन अगर फीस की बात हो रही है और फीस अगर आपने नहीं दिया तो आपको अंदर हम पार्क में जाने नहीं देंगे. सिंपल बात है. इन दिस केस टैक्स पेयर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट बेनिफिट, नहीं मिलता है. इनकम टैक्स, गिफ्ट बॉक्स, वेल टैक्स, वैट एक्सेट्रा, अब तो हट गया है वैट. बट पेमेंट्स जब हम इसकी बात करते हैं, फीस की बात करते हैं, तो फी पेयर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है. स्टैम्प फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस, या पार्क में जा रहे हो तो पार्क की सर्विसेज ले रहे हो आप. मूवी देखने जा रहे हो तो टिकट का फीस लेती है, तो फिर मूवी देखते हो आप, वहां की बेनिफिट्स अवेल करते हो. दिस इज द डिफरेंस. फीस यस, टैक्स नो. 27 में टैक्स प्रोहिबिटेड है, फीस अलाउड है. रिमेंबर दिस. आगे आ जाइए. अब हम लोग आर्टिकल 28 पे आ चुके हैं दोस्तों. आर्टिकल 28 देख लीजिए.
फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप। तो मैं आपको पहले इसके एग्जांपल्स देती हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। ये 3 पॉइंट्स हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, कहता है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो पूरी तरीके से स्टेट फंड्स से मेंटेन्ड है, यानी कि सरकार के द्वारा पैसे दिए गए इसीलिए आपका इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, तो वहां पे हम कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पब्लिक स्कूल है, जैसे कोई सरकारी स्कूल्स हैं और वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा फंडेड है, वो कोई स्पेसिफिक रिलीजियस टीचिंग्स या प्रेयर्स नहीं करवा सकता है स्कूल में, नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि एडमिनिस्टर स्टेट कर रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका चलना, उसका पूरा रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट से हो रहा है, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड है किसी ट्रस्ट के अंदर, रिलीजियस एंडाउमेंट या रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर। यानी कि ट्रस्ट कब बनता है? फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट क्रिएट करके हमने कहा कि इससे रिलेटेड अभी कभी भी पैसा आएगा तो उसके लिए लड़कियों का एजुकेशन होगा या लड़कियों की शादी के लिए हम पैसा रखेंगे। तो ऐसे पर्पसेस के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस में या ट्रस्ट में क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं? देखिए, अ स्कूल दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट बट वाज फाउंडेड अंडर अ ट्रस्ट, जिसमें मैंडेटरी है टीचिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, यही रिलीजन का टीचिंग होगी इसमें, इस्लामिक या सनातनी या क्रिश्चियनिटी, दे कैन प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट क्रिएट किया गया है ना, इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ा होगा, हमने बनाए उसको उस पर्पस के लिए, स्टेट उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, वहां पे दिया जा सकता है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड क्लॉज कहता है फ्रीडम फ्रॉम कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। पहले हमने देखा सरकारी, प्योर सरकारी, फिर हमने देखा ट्रस्ट, फिर हमने देखा कि कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि असेंबली में भी कोई धार्मिक चीजें आपको बोली जा रही हैं, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है, क्या ये किया जा सकता है? जैसे इन अ स्टेट फंडेड कॉलेज है, फंडेड है, स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अटेंड रिलीजियस सर्विसेज या क्लासेस इफ दे और देयर गार्जियंस हैव नॉट कंसेंटेड। अगर कंसेंट है गार्जियंस का तब तो ठीक है। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस माइट बी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हो ना हो, जैसे कि आप देखोगे जो कॉन्वेंट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे आप देखोगे हर फ्राइडे को प्रीस्ट आते हैं, पादरी आते हैं, क्वायर्स होती हैं और कैरल्स होते हैं, ये जाते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस। क्यों? क्योंकि गार्जियन का कंसेंट है, हाँ, मतलब हमारे पेरेंट्स को ही पढ़वाना है वहां पे उस स्कूल में हमें, आप समझ रहे हो? तो ये 3 चीजें आर्टिकल 28 में है। आर्टिकल 28 में 3 टाइप के इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं। पहला जो पूरी तरह से स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है, दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तीसरा है जो एड लेता है, पैसा लेता है खाली, और चौथा है जो कि एस्टैब्लिश्ड है, कोई ट्रस्ट एंड एंडाउमेंट। ये पिक्चर हमारी क्लियर है। वो जो फर्स्ट कैटेगरी में जो पूरा स्टेट पूरी तरह से सरकारी है, जैसे सरकारी स्कूल होते हैं, वहां पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट नहीं किया जाएगा, 28 रोकता। फिर उसके बाद जिसको रिकॉग्नाइज किया है या पैसा थोड़ा बहुत लेता है, वहां पे कंसेंट हो सकता है गार्जियन का, पर्सन का। अगर कंसेंट नहीं है तो वो चाहे तो वो कह सकता है कि हमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं ले, ठीक है, आप छोड़ सकते हो। लास्ट कैटेगरी जो ट्रस्ट और एंडाउमेंट होता है, वहां पे क्योंकि वो ट्रस्ट क्रिएट ही किया गया है रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज है। अब आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपके लिए हल हुआ। देखिए, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। क्लियर है? पूरा प्योर सरकारी। फिर कहता है क्लॉज 1 में जो दिया गया है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं करेगा जिसको स्टेट तो एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन वो किसी एंडाउमेंट में या ट्रस्ट में बना हुआ है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट कह ही रहा है कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। फिर लास्टली, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत सारे रिकॉग्निशन मांगते हैं इंस्टीट्यूशंस जाके, क्या मान्यता कहा जाता है, मान्यता दी गई है,
और स्टेट फंड से मान के चलिए एड भी पाते हैं, तो वहां पे जो बच्चे जा रहे हैं उनको किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में कंपेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स खुद ही सिग्नेचर कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही एडमिशन करा रहे हैं, उनका कंसेंट है, तब आप दे सकते हो। ठीक है, that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such a person or if such a person is a minor, उनके गार्जियन ने कंसेंट दिया। माइनॉरिटी की बात करी गई है दोस्तों। इसी के साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमने कवर कर लिया। आपके लिए एक बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, इट एलिमिनेट्स गॉड फ्रॉम द मैटर्स ऑफ स्टेट एंड एंश्योर्स दैट नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। In the light of the above observation, discuss the true import of freedom of religion guaranteed under the Constitution. You can use S.R. Bommai. You can use other cases also, जो आर्टिकल 25 में हमने पढ़ा है, योर एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जो हमने पढ़ा है। प्लीज़ डू आंसर राइटिंग एंड शेयर इट विथ मी ऑन टेलीग्राम। मैं अवेलेबल हूँ आपके आंसर्स देखने के लिए। आपको ब्रीफली मैं कुछ पॉइंटर्स भी बता सकती हूँ कि भाई ये चेंजेस कर लो अपने आंसर में, है ना, बेटर मार्क्स लाने के लिए। चलिए सेशन एंड करेंगे दोस्तों। हमने क्या क्या पढ़ लिया 25 में? प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और कॉन्शियंस का राइट, भाई बहुत कुछ मिल गया हमें। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, EMOA, एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ओन अक्वायर कर सकते हैं और इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 27 में भाई टैक्स के कंपल्जन नहीं किए जाएंगे। और 28 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस स्टेट फंड से पूरी तरह से मेंटेन्ड है, ट्रस्ट एंडाउमेंट ने बनाया हुआ है, या फिर लास्टली क्या है, एड लेता है या मान्यता मिली हुई है, यहाँ पे कंसेंट की जरूरत है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं जितना आपके लिए इजी कर सकती थी मैंने आपके लिए ये सेशन सिंप्लीफाई कर दिया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। और जो भी नए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई, प्लीज़ पीछे के लेक्चर्स ज़रूर देखना। बहुत सारे केसेस हमने कवर करे हैं, अपने नोट्स बनाते चलो। और मैं बहुत ही खुश होंगी अगर ये जो सीरीज़ है हमारी किसी भी कैंडिडेट को हेल्प करे तैयारी में। एंड आई फील लकी आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दी नॉलेज, गाइड ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए। सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माई साइड गाइस।